हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 22। और एक न्यूज़ आग की तरह फैल रही थी कि थोड़ी देर पहले जो पुलिस सौम्या, वीर और सौम्या के भाई और ईशानी को लेकर जा रही थी, उसकी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो गई और उसमें वो चारों लोग मारे गए। जब ओबरॉय फैमिली और वालिया फैमिली ने ये सारी बातें सुनी तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। जिनके ऊपर उन्हें गुस्सा आ रहा था वो तो मर चुके थे। दोनों परिवार के बीच की दीवार अब गिर चुकी थी। ध्रुव और आहान अब एक हो चुके थे। 2 महीने बाद अभी तक रूहानी को होश नहीं आया था, बल्कि उसकी कंडीशन और ख़राब होते जा रही थी। आज भी सब जैसे कि रोज ही सब रूहानी को देखने आए थे। सब एक बड़े से कमरे में बैठे थे, क्योंकि ये पूरा फ्लोर ही ओबरॉय का है, तो यहाँ ज़रूरी की सारी चीज़ें हैं। इन कुछ ही दिनों में बहुत कुछ बदल गया था। ध्रुव जब से रूहानी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तब से एक बार भी ऑफिस नहीं गया था और अब तक 2 महीने हो गए थे। अंगद, मायूर और विक्रम ही मिलकर सब संभाल लेते थे और अगर कोई ज़रूरी मीटिंग होती थी तो ध्रुव हॉस्पिटल से ही देख लेता था। हॉस्पिटल तो जैसे ध्रुव का घर हो गया था। अब तो पूरा ओबरॉय मैंशन खाली सा पड़ गया था। सब एक बार रूहानी की आवाज़ सुनने के लिए तरस गए थे। आहान, नागा, अर्जुन और पीहू ये रोज आते और कई घंटों तक रूहानी को देखते और फिर निराश होकर वापस चले जाते थे। पहले 3 हफ्ते तक किसी को भी रूहानी के पास जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूहानी की बॉडी में केमिकल की मात्रा अभी भी मौजूद थी। सब बस यही दुआ कर रहे थे कि रूहानी को होश आ जाए, और मानो आज भगवान ने उनकी सुन ली। आज रूहानी को होश आ गया था और सबकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन कुछ ही सेकंड में सबकी आंखों में नमी छा गई, क्योंकि जैसे ही रूहानी को होश आया, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। ध्रुव, जो रूहानी के होश में आने से खुशी से जैसे पागल ही हो गया था, वो भागकर रूहानी के वार्ड में गया और जैसे ही सामने का नज़ारा देखा, उसके दिल में एक असहाय दर्द उठने लगा। रूहानी छटपटा रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख और चिल्ला रही थी, क्योंकि उसको दर्द और जलन दोनों एक साथ हो रहे थे, जिसको उसका बॉडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर की टीम मिलकर भी रूहानी को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब तो सबको इस बात का दुख हो रहा था कि रूहानी को होश ही क्यों आया। ध्रुव रूहानी को इस तरह देख गुस्से से काँप रहा था, और उसको ऐसा देख सारे डॉक्टर को पसीने आने लगे थे। वो डर से काँप रहे थे। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन रूहानी को लगा दिया, जिससे अब रूहानी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस उसकी आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। वो बेजान से बेड पर पड़ी थी। उनके चारों ओर मशीनें ही मशीनें भरी हुई थी। रूहानी के सॉफ्ट हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका पूरा शरीर अब भी लाल था। ध्रुव रूहानी को शांत देख उसके पास बैठ गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि रूहानी का पूरा शरीर अचानक से पूरी तरह से लाल हो गया और रूहानी फिर से चीख और चिल्लाने लगी। सब डॉक्टर डर गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने रूहानी को फिर से एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे रूहानी दर्द से चीखते हुए अब फिर से बेहोश हो गई थी। और अब ऐसे ही 3 महीने तक चलता रहा। रूहानी की हालत ठीक होने की जगह और ज़्यादा बिगड़ते ही जा रहे थे। अब तो रूहानी को बेड पर बांध कर रखा जाता था, क्योंकि उसे जब भी होश आता तब वो उस दर्द और जलन को सह नहीं पाती थी और हर बार खुद को ही हर्ट करती थी। वैसे तो उसे ज़्यादातर बेहोश ही रखा जाता था, पर उसे हर दिन तो बेहोश नहीं रख सकते थे। इन कुछ महीनों में ध्रुव ना किसी से भी ढंग से बात करता। वो तो जीना ही भूल गया था और ना ही घर जाता था। सबने उसे बहुत समझाया, पर ध्रुव किसी की सुने तब ना। उसको तो बस अपनी रूहानी अपनी बाहों में मुस्कुराते हुए चाहिए थी। अंगद, जो ध्रुव को समझाने की कोशिश करता था, वो अब थक चुका था। एक दिन पीहू आहान को कुछ समझा रही थी, लेकिन वो खुद बेचारी बहुत परेशान थी। उसने तो आज तक एक बार भी अपनी बहन से बात नहीं की थी। अब पीहू से रहा नहीं जा रहा था। वो रोने लगी, जिसे देख अंगद को बहुत बुरा लग रहा था। रूहानी ही पहली एक लड़की थी जिसने उसे बड़े प्यार से भाई बोली थी। वो भी रूहानी को अपनी बहन मानता था
और अब वो पीहू से प्यार करने लगा था। लेकिन पीहू उसे एक नज़र देखती तक नहीं थी। और वहीं रूपा और कनिका दोनों रूहानी के बिना जैसे सुन्नी हो गई थी। और मायूर और काव्या भी काफ़ी परेशान थे। 1 साल बाद रूहानी अब घर आ चुकी थी। अब वो पहले से ठीक थी, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वहीं मायूर और काव्या ने शादी कर ली थी। वो तो रूहानी के ठीक हुए बिना शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। एक दिन रूहानी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। सब उससे मिलने हॉस्पिटल चले गए थे। ओबरॉय मैंसन में मायूर और काव्या ही थे। और मायूर उस दिन बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और फिर अपने गुस्से को कम करने के लिए उसने ड्रिंक भी कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। और वो बहुत पैनिक भी हो रहा था, जिस वजह से वो काव्या के बहुत करीब आ गया था। काव्या मायूर को इस तरह से पैनिक होता हुआ नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो भी मायूर को नहीं रोकी। और उस दिन दोनों एक हो गए थे, लेकिन उन्हें डर सता रहा था। और जैसे ही ये बात ओबरॉय फैमिली के सभी लोगों को और रूपा और काव्या के फैमिली को पता चली, तो सभी ने उनकी सिंपल सी ही शादी कर दी। और अब रूहानी को ठीक होने में 1 साल लग गए। और इन 1 साल में काफ़ी कुछ बदल गया था। और रूहानी की कॉलेज भी छूट गई थी। सबको पता था कि रूहानी कॉलेज में टॉप करना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत पढ़ने की बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं रूपा और कनिका की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। दोनों ने इन 1 साल में रूहानी को बहुत मिस किया था। सुबह का वक्त, ध्रुव का कमरा, सुबह के 10 बज चुके थे और रूहानी अभी तक सो रही थी। और जब धीरे धीरे उसकी आंखें खुली तो देखी कि ध्रुव सोफे पर बैठकर किसी फाइल को पढ़ने में बिजी था। वो जैसे ही बेड से उतरने वाली थी, एक आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, जिससे उसके पैर वहीं रुक गए। रूहानी अब पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। वो दिखने में तो पहले की तरह ही सुंदर थी, उसकी बॉडी भी वैसी ही थी, लेकिन सिर्फ दिखने में। लेकिन वो अंदर से बहुत ही वीक थी। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसके लंबे काले घने सिल्की बाल, जो उसकी कमर से नीचे तक आते थे, अब बहुत ही पतले हो चुके थे। ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में भरकर वॉशरूम के अंदर ले जाता है और बाथटब में हॉट पानी भरता है। और फिर पानी को चेक कर रूहानी के कपड़े निकाल कर उसमें आराम से लिटा देता है। रूहानी बस मुंह बनाकर उसको देखती ही रह जाती है, क्योंकि ये रोज ही होता था। रूहानी को अब भी हल्की हल्की कभी कभी जलन और दर्द होती थी। वो पहले की तरह ही एंजॉय कर ठंडे पानी से नहाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव उसे हमेशा गर्म पानी से ही बाथ देता था। थोड़ी देर बाद ध्रुव रूहानी को अच्छे से बाथ देकर एक टॉवल से कवर कर रूम में लाकर बेड पर बैठा दिया। ध्रुव ने रूहानी के कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए। रूहानी बस मुंह बनाकर उसको घूर रही थी और वो अपना काम कर रहा था। उसने रूहानी को रेडी किया और फिर उसको देखने लगा। रूहानी अब एकदम ढीले कपड़े पहनती थी, या ये कहो कि अपने से डबल साइज के कपड़े, क्योंकि उसकी बॉडी की फिट की कपड़े की वजह से रिएक्शन हो जाती थी। फिर थोड़ी ही देर में रूहानी के सामने वो बैठा हुआ था। वो इस वक्त एक बेहद खतरनाक लग रहा था, क्योंकि रूहानी का मुंह फूला हुआ था। उसको देख ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही रो देगी। ध्रुव के हाथों में कुछ दवाई थी, जिसे खाली पेट खाना था, जिसे खाने के बाद मुंह पूरा कड़वाहट से भर जाता था। रूहानी किसी मासूम बच्चे जैसा मुंह बनाकर उसे बोली, मुझे ये नहीं खाना प्लीज़। वो जो पहले से ही खतरनाक लग रहा था, वो अब एक माफिया की तरह दिख रहा था। उसने घूर कर रूहानी को देखा और अपनी कड़क आवाज़ में बोला, चुपचाप खाओ। ये इतना डरावना था कि रूहानी ने डर से एक एक कर सारी दवाई खा ली, लेकिन उसकी आंखें नम थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली थी, क्योंकि ये काफ़ी कड़वी होती थी और रूहानी को तो स्वीट खाना पसंद था। और एक दिन की बात होती तो शायद रूहानी चुपचाप खा भी लेती, लेकिन रोज़ रोज़ इतनी कड़वी दवाई खाकर वो जैसे खुद भी कड़वी हो गई थी। उसकी बॉडी में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए थे और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। थोड़ी ही देर में रूहानी की पलकें जो गीली हो चुकी थी, उसमें से पानी की बूंदें गिरने लगती है और वो रूहानी के गालों पर आकर रुक जाती है। ध्रुव ही जानता था कि उसे इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही थी।
वो रूहानी की आंखों में आंसू देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है और रूहानी के आंसू पोंछकर उसे गले से लगा लेता है। वहीं दरवाजे पर खड़ा आहान ये देख गुस्से से भर जाता है। अगर उसकी बहन का जिसने ये हाल किया है वो जिंदा होता तो आहान उन्हें ऐसी सजा देता कि उसकी रूह भी कांप उठती। ध्रुव रूहानी को चुप करा ही रहा था कि तभी बिना किसी नोक के एक साथ सभी रूम में घुस जाते हैं। सभी को अंदर देख रूहानी ध्रुव से अलग हो जाती है, जो ध्रुव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सबको घूर कर देखने लगता है। आहान और अंगद दोनों रूहानी के अगल बगल बैठ जाते हैं और रूहानी को घूर कर देखते हुए एक साथ बोले, तुम हमारे दोस्त को कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं कर रही हो? देखो तो बेचारे को कितना भोला है और तुम मेरे दोस्त को ऐसे कैसे परेशान कर रही हो? फिर वो दोनों रूहानी को दोनों साइड से हक कर लेते हैं। रूहानी का उतरा हुआ चेहरा भी खिल जाता है। काव्या भी मुस्कुराते हुए बोली, अब आप दोनों हटो, मेरी जेठानी जी के पास से जरा देखो तो मेरे जेठ जी के होते हुए भी उन्हीं के सामने उन्हीं की इकलौती वाइफ को आप दोनों ने कैसे हक कर रखा है। चलो छोड़ो। ये सुन सब मुस्कुराने लगे। ध्रुव ने रूहानी को उन दोनों से अलग किया और अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मेरी वाइफ से दूर रहो, समझे? फिर सबको घूर कर देखते हुए बोला, वरना बहुत बुरा होगा। आखिर ये मेरी इकलौती बीवी है। प्लीज़ यार, थोड़ा सा तो हम दोनों को अकेले में टाइम दे दिया करो। अब निकलो मेरे कमरे से। सुबह शाम मेरे और मेरी वाइफ के पीछे ही पड़े रहते हो। थोड़ा तो हमें साथ में बिताने दो। फिर सबको खतरनाक वाली तीखी नजरों के साथ घूर कर बोला, अब निकलो भी, कभी तो हमें अकेला छोड़ो यार। फिर क्या था, सबका मुंह बन गया और सब उसको घूरते हुए कमरे से निकल गए। और फिर वो रूहानी की पेट को रफ करते हुए बोला, अब शर्माना बंद करो, सब जा चुके हैं। रूहानी उसके सीने में छुपे अपने सिर को बाहर निकालती है और उसको देखती है, जो एक टक उसी को देख रहा था। शाम का वक्त, ओल्ड ओबराय मैंसन। आज पूरे घर में चहल पहल थी, क्योंकि आज मायूर और काव्या की शादी के बाद पहली बार काव्या के मॉम डैड ओबराय मैंसन आए थे और साथ ही नागा अर्जुन भी। सब सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। रूपा और पीहू काव्या के साथ किचन में काम तो नहीं, पर काव्या को परेशान जरूर कर रही थी। थोड़ी ही देर में आहान भी आ गया और आते ही रूहानी से मिलने चला गया। आहान और पीहू रोज ही ओबराय मैंसन आते थे, क्योंकि रूहानी को देखे बिना उनका दिन ही नहीं गुजरता था। नागा अर्जुन भी जब उसका दिल करता यहाँ आ जाता, लेकिन ध्रुव किसी को भी अंदर जाने नहीं देता था। सब मन मार कर बेचारे बाहर से ही देखकर ही अब तक दिन गुजार रहे थे। आहान जब कमरे में गया तो देखा कि रूहानी पेट के बल सोई थी। आहान उसके पास बैठ गया और रूहानी के बालों को सहलाने लगा। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, वो अभी सोई है, तुम्हारे सहलाने से अगर उठी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आहान ने घूर कर ध्रुव को देखा, जो वॉशरूम के डोर पर टिक कर खड़ा था। आहान ने गुस्से से उसको देखा और बोला, यार तुम मुझसे तो कम से कम मत जलो। मुझे पता है तुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि मैं रूहानी के पास हूँ। फिर रूहानी को प्यार से देखते हुए बोला, बहन है मेरी और तुम मुझे इसके पास भी आने नहीं देता। इतना पजिस्सी होना भी अच्छा नहीं है। ध्रुव रूहानी के पास आ गया और खुद रूहानी के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, अब देख लिया ना, अब जा। सच में आहान को अब ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे ध्रुव समझता क्यों नहीं है, रूहानी उसकी बहन है और वो रूहानी के करीब किसी को भी नहीं आने देता था। आहान ने एक नज़र रूहानी पर डाली और बोला, प्लीज़ ध्रुव, आज डैड भी आए हैं, प्लीज़ आज रूहानी को नीचे ले आना, उन्हें अच्छा लगेगा। तभी अंगद अंदर आते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, आज रूहानी हमारे साथ ही डिनर करेगी। उसकी बात सुन ध्रुव की आंखें तीखी हो गई। आहान अंगद को देख मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, अब तुम ही इसे समझाना, मैं नीचे जाता हूँ। फिर वो रूहानी के बालों में हाथ फेर कर चला गया। ध्रुव अब भी अंगद को अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। अंगद ने ध्रुव को देखा, फिर उसके सामने बैठकर रूहानी को देखते हुए बोला, 1 साल हो गए हैं, तुम कब तक रूहानी को ऐसे एक ही कमरे में रखेगा? वो बोर हो चुकी है और उसे घुटन होती है, पर वो कह नहीं पाती यार। सब रूहानी को पहले की तरह देखना चाहते हैं, तो समझता क्यों नहीं? रूहानी को ऐसे बंद कमरे में कब तक रखेगा? हाँ बोल,
तुझे पता है ना कि रूहानी को एक खुली पंछी की तरह रहना पसंद है। तू उसे बाहर ला, तू उसे इस तरह रूम में रखकर और कमज़ोर बना रहा है। देख, आज नागा अर्जुन अंकल भी आए हैं और तू उन्हें पहले ही रूहानी से बहुत दूर रख चुका है। इसलिए आज रूहानी को नीचे ले आना, सबको अच्छा लगेगा। मॉम तुझसे बोलने से डर रही थी, पर वो कब से रूहानी को सबके साथ देखना चाहती है। मैं समझता हूँ कि तेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन एक बार सबके बारे में सोच के देख और सच में रूहानी को भी अच्छा लगेगा। फिर वो चला जाता है। ध्रुव तो बस रूहानी को देखता रह गया। उसके दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं अरमान की दुनिया ही बदल चुकी थी। वो टूट चुका था क्योंकि ओबरॉय फैमिली अब भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो और वेद दोनों एक साथ रहते थे। अब अरमान के पास सिर्फ वेद ही बचा था, इसलिए वो वेद से बहुत प्यार करता था। वेद भी अब रूहानी को उस नज़र से नहीं देखता था। अब वो बदल चुका था, लेकिन उसको इस बात का गिल्ट था कि वो रूहानी से माफ़ी नहीं मांग पाया। वो कई बार रूहानी से मिलने गया था, लेकिन ध्रुव ने उसे मिलने ही नहीं दिया। वो बस एक बार रूहानी से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था, तभी उसके अंदर की सारी गिल्ट ख़त्म हो जाए और वो अपनी लाइफ आगे बढ़ा सके। वहीं अंगद की नज़र बस पीहू को खोज रही थी। तभी उसे किचन से किसी के जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अंगद ने देखा कि पीहू और रूपा किचन के स्लैब पर बैठी थी और बातें कर रही थी। वो पीहू और रूपा के बीच में आकर बैठ गया और पीहू को एक आंख मारकर बोला, क्या बात है, आज मेरे बिना ही किचन का माहौल इतना खुशनुमा कैसे? फिर मुस्कुराते हुए उसको देखते हुए बोला, वैसे कभी मुझसे भी बात कर लिया करो, सच कह रहा हूँ। एक बार बात करने के बाद दिल बिना बात किए मानेगा नहीं। अब पीहू घूरकर अंगद को देखने लगी और वहाँ से उतर गई और काव्या को देखते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ। फिर वो वहाँ से निकल गई। पीहू के निकलते ही रूपा ने अंगद के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या भाई, आप भी ना, एक साल हो गए, लेकिन आपकी लव स्टोरी एक ही जगह पर अटकी हुई है। ये तो बड़ी दुख की बात है ना। फिर दुख जताते हुए बोली, आप ना एक काम करो, अपनी आंखों के सामने पीहू को किसी और की दुल्हन बनते देखो, क्योंकि अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। अब तो अंगद चिढ़ चुका था और वो रूपा को घूरते हुए बोला, अब तुम देखना, मैं भी उसे अपना बनाकर ही दिखाऊंगा। जल्दी वो तुम्हारी भाभी बनने वाली है, समझी रूपा की बच्ची। फिर अपने मन में बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे भागती हो, तुम तो मेरी ही हो और अब जल्द ही इस घर की बहू बनने वाली हो। फिर वो भी जिधर पीहू गई थी उसी और निकल गया। अंगद के जाते ही रूपा मुस्कुराते हुए बोली, अब देखना दी, अंगद भाई भी पीहू को मनाकर रहेंगे और फिर वो मेरी भाभी बन जाएगी। वाह, कितना मज़ा आएगा। काव्या भी बस मुस्कुरा दी, उसे भी पीहू बहुत पसंद थी। इधर पीहू खुद में बुदबुदाते हुए जा रही थी, तभी किसी ने उसको खींच लिया और एक कमरे में लेकर चला गया। पीहू जैसे ही चिल्लाने वाली थी कि अंगद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, चुप, एकदम चुप। पीहू आंखें फाड़ बस उसको घूर रही थी। अंगद ने जैसे ही पीहू को दीवार से लगा दिया और बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी फीलिंग को समझती क्यों नहीं हो? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार, और अब और नहीं। अब तुम मुझसे खुद से और दूर नहीं कर सकती, समझी? फिर वो अपने चेहरे को पीहू के चेहरे के बेहद करीब ले जाता है और पीहू की आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अंगद तो जैसे उसके आंखों में खोता ही जा रहा था। वो उसके आंखों में देखते हुए ही बोला, देखो, तुम रूहानी से बहुत प्यार करती हो ना, तो एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया दूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम दोनों बहनें एक साथ रहोगी। कितना अच्छा आइडिया है ना? पीहू घूर कर खा जाने वाली नज़रों से अंगद को देखने लगी और एक झटके से अंगद के हाथों को अपने मुंह से हटाकर गुस्से से बोली, मुझे कोई आइडिया नहीं चाहिए, समझे आप? और ये क्या बदतमीजी है? आप मुझसे दूर रहा करो, समझे? फिर गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अगर अगली बार फिर से कभी आपने मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी की ना, तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी, समझे? ये सुन अंगद मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, और फिर पीहू के एकदम करीब आ गया, जिससे उसको अंगद की गर्म सांसें खुद के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रहा था,
जिसे वो भी महसूस कर सकता था। उसने एक झटके से पीहू की कमर को कस के पकड़ा और उसको किस करने लगा। पीहू की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वो बर्फ की तरह जम गई। उसको होश ही नहीं था। लेकिन जब उसकी सांसें भारी होने लगी तब उसे होश आया और वो अंगद को खुद से दूर करने लगी। पर अंगद भी कहाँ मानने वाला था। वो तो आज उसको बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसको खुद सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई। जब अंगद ने पीहू को छोड़ा तो वो लंबी लंबी सांसें भरते हुए उसको गुस्से से घूरने लगी और गुस्से से अंगद को घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब देखना मैं आपके साथ क्या करती। वो बोल ही रही थी कि रूपा की आवाज़ आई। जैसे सुन वो एकदम से घबरा गई और भागकर वहाँ से हॉल में चली गई जहाँ सब बैठे हुए थे। कुछ देर बाद सब डिनर करने टेबल पर बैठे बस ऊपर ध्रुव के कमरे की ओर एकटक देख रहे थे। और आज सालों बाद दोनों फैमिली के सब साथ में बैठे थे। लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी बल्कि मायूसी छाई हुई थी। तभी उन्हें ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में भरकर लाता है और उन्हें देख सबके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। अंगद ने तुरंत ही उठकर एक चेयर खींचा और उसके ऊपर रूहानी को बैठा दिया। रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने एक बड़ी सी ढीली सी शर्ट पहन रखी थी और नीचे एक शॉर्ट, वो भी बहुत ढीली थी। वो इस तरह नीचे नहीं आना चाहती थी पर ध्रुव उसे वैसे ही उठाकर ले आया था। रूहानी उन कपड़ों में और शर्माते हुए वो एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। आज वो बहुत खुश थी। 1 साल बाद वो अपने कमरे से बाहर आई थी। आहान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो रूहानी के सामने ही बैठा हुआ था। जब खाना सर्व होने लगा तो रूहानी की आंखें चमकने लगी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह पर मायूसी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी प्लेट के एक कटोरी में वही खाना था जो वो पिछले 1 साल से खाती आ रही थी। उसने मुंह बनाकर उसको देखी तो ध्रुव ने घूर कर देखा। रूहानी गुस्से और खुन्नस से उस सूप और दलिया को घूर कर देख रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही रो देगी। उसने एक नज़र सबकी प्लेट पर देखी जिसमें टेस्टी टेस्टी डिश सर्व किया गया था और उसकी खुशबू रूहानी को और भी ज़्यादा पागल बना रही थी। ध्रुव गुस्से से घूर कर अंगद को देखने लगा, क्योंकि वो इस वजह से भी रूहानी को सबके सामने खाना खाने के लिए नहीं लाता था, क्योंकि उसे पता था कि रूहानी को खाना से कितना प्यार है और वो अब पहले जैसा कुछ भी खा नहीं सकती थी, क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी। अंगद अभी सब समझ चुका था। अब उसे भी बुरा लग रहा था। अगर घर में मेहमान नहीं होते तो ध्रुव अभी अंगद पर चिल्ला देता, पर उसने खुद को शांत किया और दलिया का कटोरी से दलिया चम्मच में भरकर रूहानी के मुंह के सामने कर दिया। रूहानी की आंखें तो सबकी प्लेट पर ही टिकी थी। ध्रुव ने खुद को सख्त कर लिया और एक कठोर आवाज में बोला, रूहानी खाओ। उसने ध्रुव को इग्नोर कर दी, क्योंकि ध्रुव हर रोज रूहानी को खाना और दवाई खिलाते वक्त बहुत सख्ती से पेश आता था। वहीं ध्रुव के इस तरह कहने से सब उसे ही देखने लगे और अब उन्हें भी सब समझ आ चुका था। वो कभी रूहानी को देखते तो कभी खुद के प्लेट को। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। रूहानी ने मुंह फेर ली। वो थक गई थी बिना किसी स्वाद का खाना खाकर। उसको जो भी खाना खिलाया जाता था उसमें ना ही ऑयल होता था, ना ही मसाले, ना ही मिर्च। वो एकदम फीका खाना होता था और नमक भी ना के बराबर होता था। यहाँ तक कि वो जो दलिया खाती थी वो भी फीकी होती थी। उसमें चीनी नहीं बल्कि हल्का सा नमक होता था। या तो उनको सूप या फिर चावल दाल बस यही खाने को मिलता था। ध्रुव ने खुद को और सख्त किया और बोला, मैंने कहा ना खाओ। रूहानी की पलकें गीली हो जाती है। उसने अपना सिर झुका ली। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अब ध्रुव ने रूहानी को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, खाना ऊपर ले आओ। सब बस देखते रह गए। किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुआ। पीहू आहान तो सुन ही रह गए। वो अपनी बहन को ऐसे नहीं देख पा रहे थे। ध्रुव ने एक नज़र गुस्से से अंगद को देखा, फिर अपने कमरे में चला गया। उसने रूहानी को बेड पर बैठा दिया और उसकी आंखों से आंसू को साफ कर उसको सीने से लगा लिया
और रूहानी के पेट को रफ करते हुए बोला, तुम वो सब नहीं खा सकती हो। तब तक शीला आंटी आई और टेबल पर खाना रखकर चली गई। रूहानी ने उसको देखी और किसी बच्चे जैसा जिद करते हुए सिसकते हुए बोली, मुझे ये सब नहीं खाना प्लीज़। उसने रूहानी को खुद से अलग किया और बोला, देखो जिद मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हें पता है ना, जब तक तुम नहीं खाओगी मैं नहीं खाऊंगा। फिर रूहानी को खिलाने लगा। इस बार रूहानी ने कुछ नहीं बोली और खाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो नहीं खाएगी तो वो भी नहीं खाएगा। रूहानी को खिलाकर खुद भी खा लिया। ध्रुव भी पिछले 1 साल से वही खा रहा था जो रूहानी खा रही थी। फिर रूहानी के चेहरे पर फिर से एक सिकन आ जाती है, क्योंकि अभी उसे कई सारी कड़वी दवाई और नीम से भी कड़वा काढ़ा पीना था। रूहानी कैसे भी कर कर दवाई तो खा लेती थी, लेकिन काढ़ा पीने के नाम से ही उसका पूरा चेहरा ही मुरझा जाता था। उसके चेहरे पर सिकन आ जाती है। उसने रूहानी का मुंह खोल जबरदस्ती पूरी दवाई खिला दी, लेकिन जब काढ़ा की बारी आई तो रूहानी ने मुंह फेर ली और मुंह बनाकर बोली, ये बहुत कड़वी है, प्लीज़ मुझे ये नहीं पीना। रूहानी ने एक छोटे बच्चे जैसा मुंह फुला ली थी। रूहानी का फूला हुआ मुंह देख ध्रुव ने नामे से हिलाया और काढ़ा का गिलास उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह को खोलकर उसके मुंह से गिलास को लगा दिया और उसका नाक भी बंद कर दिया। अब रूहानी को न चाहते हुए भी उसे पीना पड़ा। जैसे ही काढ़ा खत्म हुआ, ध्रुव ने रूहानी को छोड़ दिया। रूहानी का मुंह बना हुआ था, उसका पूरा मुंह कड़वाहट से भर चुका था। रूहानी गुस्से और नाराजगी से उसको घूर रही थी। वो गुस्से से बोली, आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। उसने रूहानी के गर्दन को पकड़ लिया और सॉफ्टली उसको किस करने लगा। रूहानी के मुंह का कड़वाहट ध्रुव खुद के ओठों पर भी महसूस कर सकता था, इसलिए उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसको अब भी सौम्या जी और ईशानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर नीचे किसी का मन नहीं था कुछ खाने का, पर विक्रम ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप लोग एक दूसरे को क्यों देख रहे हो, खाना खाओ ना। काव्या भाभी ने कितनी मेहनत से अपने हाथों से बनाया है, कितना टेस्टी खुशबू भी आ रही है, और आप लोग खाना खाने की बजाय खाने को खाने का वेट कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी है, मैं तो खा रहा हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए खाने लगता है, पर वही जानता था कि उसे कैसा लग रहा है। लेकिन अभी तो उसे आहान और नागा अर्जुन के दिल में उठ रहे दर्द को कम करना था। दादी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही कहा तुमने, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, और मेरी प्यारी पोता बहू ने तो बनाया है, फिर क्या था। सब एक दूसरे के लिए मुस्कुराते हुए बिना मन का खाने लगे। सबके चेहरे पर फेक स्माइल थी। इधर ध्रुव रूहानी को सॉफ्ट किस कर रहा था, लेकिन रूहानी की सांसें तेज होने लगी। वो उसकी सॉफ्ट किस को भी सह नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। तो रूहानी भी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, आप मेरी कभी बात नहीं सुनते, अब देखना मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तब आपको पता चलेगा आप बहुत बुरे हैं। मैं अब आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। फिर वो ब्लैंकेट ओढ़कर खुद को अच्छे से कवर कर सो गई। वो हल्का हल्का सिसक रही थी, जिसकी आवाज़ ध्रुव को साफ सुनाई दे रही थी। रूहानी अब छोटी छोटी बातों पर रो देती थी, पर वो किसी से कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि उसके दिल का दर्द शायद ही कोई समझ पाता। वो अब किसी से पहले जैसा बात भी नहीं करती थी, ज़्यादातर चुप ही रहती थी, और अब उसे अपना दर्द छुपाना अच्छे से आता था। वो किसी से कुछ नहीं कहती। जब दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता तभी वो बताती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी वजह से सब पहले ही परेशान रहते हैं। वो और किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव को जब एहसास हो जाता है कि रूहानी पूरी तरह से सो चुकी है, तो वो ब्लैंकेट हटाकर उसके माथे को चूम लेता है और फिर आंखों में आग लिए गुस्से से अपने कमरे से निकल जाता है। वो गुस्से से फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी कार एक सुनसान जगह पर रुकी थी। ये जंगल के बीचों बीच में थी। ध्रुव अपने काले पड़ चुके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा लिए एक खंडर से दिखने वाले बंगले में चला जाता है। वो एक अंधेरे कमरे के अंदर शांत से बैठा हुआ था और उसके सामने 4 लोग बिना जान के बंधे हुए पड़े थे।
उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनका पूरा शरीर जला हुआ दिख रहा था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो शायद बेहोश थे। ध्रुव अपनी जलती हुई निगाहों से एकटक उन्हें घिन और नफरत भरी नज़रों से देखते हुए अपने गार्ड से बोला, ये इतने आराम से क्यों हैं? क्या मैंने इन्हें यहाँ सोने और ऐश करने भेजा है, या फिर अब तुम लोग अपनी काम भूल चुके हो? ध्रुव ये सब बहुत ही कड़क और डरावने लहजे में बोल रहा था, जिससे वहाँ के सारे बॉडीगार्ड को पसीने आने लगे थे। कुछ गार्ड हाथों को अच्छे से कवर कर बड़े बड़े बर्तन में उबलता हुआ गर्म पानी लेकर आए और दूर से ही उन चारों पर उड़ेल दिए, जिससे चारों जो दर्द सहन न कर पाने से बेहोश हो गए थे, दर्द से तड़प उठे और चिल्लाने लगे। उनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। ध्रुव के चेहरे पर माफिया मुस्कान आ गई और उसने अपने गार्ड को कुछ इशारा किया, तब वो गार्ड उनके जख्मों पर नमक रगड़ने लगे थे। सौम्या जी रोते चिल्लाते हुए बोली, ध्रुव प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमसे और नहीं सहा जाता, प्लीज़ प्लीज़। ईशानी भी अपनी मरी हुई जुबान से लड़खड़ाते और रोते हुए बोली, प्लीज़ ध्रुव मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, या बोलो अपने गार्ड से कि मुझे मार डाले। ध्रुव ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ध्रुव गुस्से से तमतमा कर उठा और गुस्से से अपने पैर से उसके हाथों को मसलते हुए बोला, ये तो तुम्हें रूहानी को नुकसान पहुंचाने से पहले सोचना चाहिए था। अब गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ना। चारों का पूरा शरीर जल चुका था। आंखें ना सो पाने की वजह से पूरी लाल हो चुकी थी। उन्हें सोने नहीं दिया जाता था। उनके अंदर जान ही नहीं बची थी। वो 1 साल से रोज़ मरने की भीख मांगते थे। फिर सबको अपनी जहरीली लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। अब तुम लोग मुझसे चाहे जितनी भी मौत की भीख मांग लो, पर वो तो तुम्हें मिलने से रही। तुम सब यहाँ मरते दम तक तड़पोगे। तुम लोगों ने मेरी जान पर बुरी नज़र डाली, उसको इतना दर्द दिया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आसानी से मौत दे दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो तुम लोगों को और तड़पना है। ये चारों कोई और नहीं, वीर, सौम्या और सौम्या का भाई और ईशानी है। इन्हें रोज़ टॉर्चर किया जाता है। जब इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो इनको इलाज भी किया जाता है और फिर से इन्हें तड़पाया जाता है। उन्हें भी वही केमिकल दिया गया है जो रूहानी को दिया गया था। ध्रुव गुस्से से वहाँ से निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड को घूरते हुए जलती आंखों से देखते हुए बोला, याद रहे इन्हें एक पल भी शांति या चैन नहीं मिलनी चाहिए। ये हर वक्त हर पल सिर्फ तड़पने चाहिए, समझे तुम सब, वरना तुम लोगों को मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। वो गुस्सा जिसे तुम सब झेल नहीं पाओगे, समझे? ये सुन तो सब बॉडीगार्ड को पसीने आने लगे और सबने बस हाँ में गर्दन हिला दिया। ये चारों जिंदा हैं, ये किसी को नहीं पता, बस अंगद ही जानता है। 1 साल, पूरे 1 साल हो चुके हैं। ध्रुव ओबरॉय मेंशन आ गया और सोती हुई रूहानी को देखकर उसके माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया था। अगली सुबह रूहानी जब वॉशरूम से बाहर जैसे ही कदम रखती है, ध्रुव उसे कस के अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में धीरे से अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता मिसेस रूहानी। ध्रुव ओबरॉय। ध्रुव का ऐसा कहना रूहानी को अंदर ही अंदर पिघला रहा था। उसका चेहरा खिल गया था। उसने रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसको चेंजिंग रूम में ले गया और बोला, रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। फिर रूहानी के गालों को किस कर बाहर आ जाता है। रूहानी भी जल्दी से रेडी हो जाती है और जब वो रूम में आती है तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर नीचे लेकर चला जाता है। रूहानी जब हॉल में पहुंचती है तो वहाँ सबको रेडी देख और सबको सवालिया नज़रों से देखने लगती है। आहान, पीहू और रूपा भी खड़ी थी और उनके साथ उनका लगेज भी था और सब मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विक्रम रूहानी के पास आकर उछलते हुए बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। वैसे आप इतना मत सोचो, हम कहीं दूर नहीं जा रहे, भाई हमें गोवा लेकर जा रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है ना। वो बहुत खुश था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।
पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।